तो हमने कल पढ़ा था कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, तो जो हमारा सेकंड लेक्चर हुआ था उसमें जो है हमने पढ़ा था कि नेशनल असेंबली जो है 1791 में, या फिर हम पहले बात करेंगे 1789 में जब किंग ने पावर सरेंडर की, उसके बाद जो है 1791 में जो है वहां के जो लोग थे उन्होंने एक ड्राफ्ट कंप्लीट किया जिसका मेन एम जो था वो था किंग की पावर को, मोनार्क की पावर को लिमिट करना। ये हमने कल पढ़ा। और जब नया सिस्टम वहां पे प्रिवेल हुआ उसमें हमने पढ़ा कि पावर वाज शेयर्ड बिटवीन अमंग थ्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये भी हमने पढ़ा था। और लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशियरी क्या है, इसके बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था। रेस्ट आप जो है पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक में पढ़ सकते हो क्योंकि एक पूरा चैप्टर है इस पे। उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि पॉलिटिकल सिस्टम जो वहां पर डेवलप हुआ था, एग्जिस्ट करने लगा आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1889, उसमें जो है आउट ऑफ 28 मिलियन पॉपुलेशन जो थी उस टाइम वहां की, सिर्फ 4 मिलियन वोटर्स को जो है वहां पर राइट था, लोगों को राइट था वोट देने का। अब वो क्यों था वो भी मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में आज फिर से बताऊंगा एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। 4 मिलियन क्यों थे ये मैं आपको 1 मिनट के बाद बताऊंगा। 4 मिलियन वोटर्स जो थे वो 50,000 इलेक्टर्स को चुनते थे एंड 50,000 इलेक्टर्स जो थे वो 745 मेंबर्स को चुनते थे जस्ट टू कीप वॉच ऑन नेशनल असेंबली। जो नेशनल असेंबली वहां पे बनी थी उस पे वॉच रखने के लिए जो है ये बंदूक 745 मेंबर्स को चुना था। अब जो मैंने अभी बोला था कि 28 मिलियन 28 मिलियन लोगों में से सिर्फ 4 मिलियन लोग जो थे जिनके पास वोटिंग राइट थे। वो क्यों? क्योंकि वहां पर जो राइट जो था वोटिंग राइट वो सिर्फ मेल के पास था, यानी कि वुमेन वर डिनाइड दिस राइट, यानी कि जो औरतें थी, जो लड़कियां थी, उनको वहां पर अभी वोट देने का हक नहीं था, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये पॉपुलेशन, ये 28 में से 4 मिलियन को ही वोटिंग राइट्स थे। एक तो वो था। दूसरा जो एज लिमिट इन्होंने रखी थी, जैसे हमारे हिंदुस्तान में अगर हम अभी की बात करें तो यहाँ पर जो भी इंसान 18 साल की उम्र का हो जाता है तो वो उसको राइट है वोट देने का, चाहे वो फिर लड़का हो, लड़की हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, तो वो जो है। लेकिन यहां पर इन्होंने एज क्राइटेरिया जो रखा था उस टाइम 1791 की हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने रखा था 25। तो ये भी जो है एक क्राइटेरिया बना कि एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो डिनाई किया गया था। एंड तीसरा जो था वहां पर सिर्फ टैक्स पेयर अलाउड थे वोट देने के लिए, यानी कि जो टैक्स पे करता था वही जो है वोट दे सकता था वहां पर फ्रांस में उस टाइम। अब टैक्स कितना पे करना पड़ता था वो भी मैंने आपको बताया था कि 3 दिन की लेबर। जैसे कि अगर हम अपने यहाँ की इस टाइम की एग्जांपल ले तो एक मजदूर जो है वो 500 रुपया दिन का कमाता है, तो यानी कि 3 दिन की मजदूरी जो है उसकी वो हो गई 1500 रुपया। तो जो भी इंसान वहां पर 1500 रुपया टैक्स देता था वही जो है वोट दे पाता था। तो इस वजह से जो है वहां पर हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ 28 मिलियन ओनली 4 मिलियन जो है पीपल थे जिनको राइट दिया गया था वोटिंग का। खैर ये भी हमने पढ़ा था। अब जो है ये 2 कैटेगरीज आ गई। जो ये लोग वोट देते थे उनको बोलते थे एक्टिव सिटीजन्स ऑफ फ्रांस, उनको बोलते थे एक्टिव सिटीजन्स ऑफ फ्रांस, जो वोट देते थे। और जो वोट नहीं देते थे उनको बोलते थे पैसिव सिटीजन्स ऑफ फ्रांस। तो यहां तक जो है हमने कल पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा इससे आगे, होप कि जो 10th वाले स्टूडेंट्स आज यहाँ पर हैं तो उनको भी थोड़ा बहुत जो है समझ आ गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अब जो है हम बात करेंगे जो आज हमने इससे आगे पढ़ना है।
देखिए, जब वहां पे रेवोल्यूशन खत्म हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी फंक्शनिंग जो है स्टार्ट की, यानी कि जो वहां पर मोनार्कियल रूल था, जो वहां पर किंग रूल था, वो खत्म हो गया, फाइनली खत्म हो गया। और अब जो है वहां पर जो फंक्शनिंग है नए कॉन्स्टिट्यूशन की, वो स्टार्ट हो गई। और ये एक हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन हुई थी जिसमें लोगों को राइट टू लाइफ दिया गया था, यानी कि इससे पहले जो है फ्रांस में राइट टू लाइफ नहीं था, अगर हम देखें तो, क्योंकि उनको जीना पड़ता था जिस हिसाब से उनका किंग वहां पर बोलता। लेकिन ये नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली लोगों को ये राइट मिला, लोगों को आजादी मिली, लोगों को इक्वालिटी मिली। अब मुझे कोई किसी एक स्कूल से मैं चाहूंगा कि रेस्पॉन्स मिले मुझे, क्या राइट टू इक्वालिटी वहां पर था? इक्वालिटी आप समझते होंगे कि इक्वालिटी हो गया बराबरी। क्या मुझे बता सकते हैं कि ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में शुरू हुआ था, क्या इसमें इक्वालिटी थी? जो अभी मैंने आपको कल का टॉपिक रिपीट करवाया, और या फिर हमने कल का नहीं, परसों का, कल तो खैर वो फर्स्ट वाला लेक्चर हुआ था, तो ये जो है क्या राइट टू इक्वालिटी था वहां पे फ्रांस में? किसी भी स्कूल से मैं चाहूंगा कि रेस्पॉन्स आ जाए, ताकि हमें भी पता चलता है कि आप फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। किसी भी स्कूल से, किसी भी स्कूल से अगर इसका क्या इक्वालिटी थी वहां पर जो अभी आपने सुना, इसके अकॉर्डिंगली आप क्या कहते हैं? एचएसएस स्टाफनील से जो है, अगर एचएसएस स्टाफनील, शायद यहाँ पर शाहनवाज सर होंगे, सॉरी नेटवर्क इशू हुआ था जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हुआ था। खैर, हम बात कर रहे हैं कि वहां पर जो है एक नई शुरुआत हुई फ्रांस में। जो पहला था वहां पर एक मोनार्कियल सिस्टम, वो अब ऑलमोस्ट एंड पे आ गया, और एक नई बिगिनिंग वहां पर हुई जिसमें जो लोगों के पास पहले राइट्स नहीं थे, राइट टू लाइफ जो बेसिक राइट होता है, एंड राइट टू लिबर्टी या फिर इक्वालिटी जो उनके पास नहीं थे, वो अब उनको मिलने लगा। हालांकि राइट टू इक्वालिटी जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था, उसमें अभी कुछ कुछ कमियां थी, जैसे कि इक्वालिटी होता है बराबरी। देखिए, मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका रिप्लाई यही है कि जितना इंपॉर्टेंट सेक्शन एक मैन है सोसाइटी का, उतना ही वुमेन भी है। अगर मैन को राइट टू वोट दिया जा रहा है, वुमेन को इग्नोर किया जा रहा है, तो यहीं पे जो है हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी वहां पर प्रिवेल नहीं थी। तो यहां आंसर इसका यही था, तो ज्यादा सोचने वाली इसमें बात नहीं थी। खैर, तो इसमें थोड़ा सा कमियां थी, लेकिन फिर भी जो है कुछ बेसिक राइट्स जो उनको पहले नहीं मिलते थे, वो अब जो है नई शुरुआत जब हुई फ्रांस में, तो वहां पर मिलने लगी। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी जो वहां पर नई गवर्नमेंट बनी, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इन एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स जो थे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें, और उनके वो कोई भी अगर उनके साथ छेड़खानी करे तो उसके साथ वो डील करें। अब देखिए, नई शुरुआत शुरू हुई तो हर कोई सोचता होगा कि वहां पर जो है हम कह सकते हैं कि सारा कुछ ठीक हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि भले ही किंग ने पावर सरेंडर की थी, भले ही जो है वहां की पावर कॉमन पीपल या थर्ड एस्टेट हम जिसको बोलते हैं, उसके पास आई थी, क्या होता है वहां पर कि जब वो विक्ट्री सेलिब्रेट कर, देखिए आप आजकल आईपीएल देखते होंगे, आईपीएल का मैच जो ही खत्म होता है तो जीतने वाली टीम जो है, आप देखते होंगे कि कितना सेलिब्रेट करती है ना। परसों के का इंसिडेंट आपको पता होगा, जब विराट कोहली और गंभीर की जो है लड़ाई भी हुई, आप सबने देखी होगी। तो यानी कि सेलिब्रेशन में क्या क्या करते हैं लोग जीतने की खुशी में, तो यही जो है फ्रांस के लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे थे कि हम अब आजाद हो गए। लेकिन किंग जो है छुप छुप के ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के किंग के साथ मिलकर साजिश कर रहा था। ये मैंने पहले ही दिन आपको बोला था
ये ऑस्ट्रिया आप याद रखेंगे जहां से उसकी, ये किंग लुइस 16 जो फ्रांस का किंग था उसका ससुराल था ये ऑस्ट्रिया, क्योंकि यहाँ की प्रिंसेस जो थी उसके साथ उसने शादी की थी। यहाँ की जो है वो बादशाह की लड़की थी, यहाँ के बादशाह की लड़की, उसके साथ उसने शादी की थी। तो जब उसने अपनी पावर तो छोड़ दी यहाँ पे, लेकिन बादशाह जो था वो पावर का भूखा था। उसने जो है, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे विक्ट्री, ये छुप छुप के इन दो कंट्रीज के किंग्स के साथ जो है साजिश कर रहा था कि मैं कैसे जो है पावर वापस हासिल कर लूं। उसने प्लान सेट किया ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के किंग के साथ मिलकर कि आप मेरा साथ दो तो हम जो है फ्रांस को वापस जो है अपने कब्जे में ले लेंगे। और ऑस्ट्रिया और प्रूशिया जो है वो तैयार भी हो गया। उसका एक बड़ा रीजन है कि ये एकदम क्योंकि ऑस्ट्रिया और प्रूशिया जो था ये भी अंडर मोनार्कियल रूल थे, यहां पर भी किंग थे। उन्होंने सोचा कि अगर फ्रांस में जो है लोगों ने किंग के खिलाफ बगावत कर दी तो इन्होंने किंग को ताज से हटा दिया, चेयर से, कुर्सी से हटा दिया। कल को जो है इन्हीं लोगों से इंस्पायर होके कहीं हमारे लोग हमारा भी तख्ता उलट ना दे, हमें भी कुर्सी से ना उठाएं। तो ये रीजन अपने माइंड में रख के जो है वो लुइस 16 के साथ तैयार हो गए कि वो जो है हेल्प करेंगे फ्रांस के किंग को, लुइस 16 को, कि हम आपकी मदद करेंगे और फ्रांस में आपको पावर वापस दिलाएंगे। लेकिन अभी ये साजिश कर ही रहे थे आपस में, तो क्या होता है कि लोगों तक ये न्यूज पहुंच जाती है और नेशनल असेंबली में जो ही ये न्यूज पहुंचती है तो वो क्या करते हैं, वो इससे पहले कि ऑस्ट्रिया और प्रूशिया फ्रांस पर अटैक करते, नेशनल असेंबली ने जो है वार डिक्लेयर की अगेंस्ट वो दो कंट्रीज जो रेडी थे, जो लुइस 16 के साथ कंस्पायरेसी कर रहे थे और जो फ्रांस पे कब्जा करने के लिए या फिर उस पर वार करने के लिए तैयार थे। अब जो ही ये वार हो गई तो इसके हम कह सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव्स थे और कुछ नेगेटिव्स थे। हर किसी चीज के अगर देखा जाए तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव्स भी होते हैं। इस वार का जो है फ्रांस को पॉजिटिव मींस अच्छा भी हुआ फ्रांस के नुक्ते नजर से और बुरा भी हुआ। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव क्या रहे, फ्रांस के लिए अच्छा क्या हुआ इस जंग लड़ने से। एक तो उन्होंने अपने वो दुश्मन खत्म कर दिए, वो तो है ही है, लेकिन इससे जो है फ्रांस को एक बड़ा फायदा हुआ कि फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने जो है फ्रांस की आर्मी ज्वाइन की और वो जो है लोग तैयार हो गए अपने फ्रांस को बचाने के लिए। यानी कि एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है उनके दिलों में आया, उनके दिमाग में आया, जो यहां से पीछे लैग कर रहा था। क्योंकि फ्रांस के लोगों को अपने मुल्क के साथ कोई भी हमदर्दी नहीं थी। क्यों? क्योंकि अपने मुल्क ने उनसे जो है सिर्फ ज्यादतियां की थी और कुछ नहीं। क्योंकि इससे पहले वहां पर किंग रूल था, लोग जो है किंग रूल के खिलाफ थे, उनको किंग रूल के अंडर जो है न राइट्स थे, न जस्टिस था, न कुछ फैसिलिटीज मिलती थी, इसलिए उनको अपनी कंट्री के साथ जो है नफरत सी थी। लेकिन जब तख्ता उलट गया, कॉमन पीपल के पास पावर आ गई, तो लोगों के अंदर जो है एक नेशनलिज्म का जज्बा पैदा हो गया, जिसकी वजह से जब ऑस्ट्रिया के साथ और प्रूशिया के साथ फ्रांस की लड़ाई थी तो लोग जो है ग्रुप्स में आने लगे और अपनी गवर्नमेंट को बोलने लगे हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, जिसकी वजह से जो है उनके अंदर वो नेशनलिज्म और आर्मी जो है स्ट्रांग हो गई फ्रांस की। ये एक पॉजिटिव रहा इस वार का। दूसरा, इन लोगों ने जो है, अब लोगों मींस 10 लोगों ने अगर आर्मी ज्वाइन की तो
अभी कमी थी, वो चाहते थे कि और लोग जो है आ जाए फ्रांस को बचाने के लिए। तो वो जो है बाकी लोगों को कैसे वो अट्रैक्ट करने लगे इस आर्मी के लिए, बाय सिंगिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। और ये जो है ये चीज हम हिंदुस्तानियों से ज्यादा और कोई बेहतर नहीं जान सकते। आप आज भी जो है जब भी कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग चलता है टीवी पे तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। जब भी कोई सॉन्ग देशभक्ति गाना चलते तो हम कहते हैं कि हम अभी जो है बॉर्डर पे लड़ने जाएंगे, हम अभी जो है आर्मी में। और आप देखते हैं कि हमारी आर्मी को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है हमारे हिंदुस्तान में। तो इन्होंने जो है पैट्रियोटिक सॉन्ग, जिसमें मेनली जो है मर्सलेस जो है, मर्सलेस उस सॉन्ग का नाम था, जो ये मोस्टली गाते थे। देखिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन जो ये वाला जो है जो नाम है इस सॉन्ग का मर्सलेस, ये आपको आ सकता है, इसलिए इसको नोट कीजिए। ये गाकर जो है उन्होंने लोगों के दिलों में और ज्यादा मोहब्बत पैदा की फ्रांस की, और अट्रैक्ट किया कि वो अपने मुल्क को बचाने के लिए इस टाइम आ जाएं। ऑस्ट्रिया के खिलाफ वो जमा हो जाएं, प्रूशिया के खिलाफ वो जमा हो जाएं। और आपको मैं यहां पर ये बता दूं, ये जो मर्सलेज था जिसको इन्होंने वो वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया में यूज किया था, ये एट द एंड ये फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। कितनी बड़ी अचीवमेंट थी ये। तो ये जो है पॉजिटिव हुआ वहां पर इस वार की वजह से, जो वार शुरू की थी इन्होंने। अब कुछ और पॉजिटिव इससे देखिए, अभी तक वुमेन के पास वो राइट्स नहीं थे, यानी कि वुमेन्स वर बीइंग कन्फाइंड टू द किचन हम कह सकते हैं, या फिर जो जो घरेलू काम होते थे उनमें कन्फाइंड रखा जाता था। यानी कि औरतों को वहां पर इससे पहले कहा जाता था आपने जी खाना बनाना है, आपने झाड़ू मारना है, आपने कपड़े धोने, बस इन कामों तक जो है कन्फाइंड रखा था फ्रांस की सोसाइटी ने। लेकिन इस वार की वजह से हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम वहां पर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि मोस्टली घर के बाहर के काम निपटाते थे कौन? मैन, मर्द लोग, लड़के। लेकिन जब मर्द जो है मैन सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, वो आर्मी में चले गए, जंग लड़ने चले गए, तो बाकी कामों को निपटाने के लिए जो है वुमेन को उससे बाहर निकल के वो काम संभालने पड़े, जो एक पॉजिटिव रहा। यानी कि जो लड़कियां, जो औरतें अभी तक कन्फाइंड थे कि उन्होंने सिर्फ खाना शाना बनाना है, अब जो है उनको कन्फाइंड नहीं रखा गया, अब उनको जो है अलाउड था कि वो बाहर भी कोई काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता, वहां पर बहुत सारे, अभी तक वहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब जो है यहाँ पर नए नए क्लब्स बनने लगे, पॉलिटिकल क्लब्स। पॉलिटिकल क्लब्स फ्रांस में जो है क्लब्स बोलते हैं, हम यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। तो वहां पर बनने लगे, और इन क्लब्स में जो सबसे ज्यादा उस टाइम काम कर रहा था, फ्रांस की आजादी में काम जिसने किया था, वो था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप नोट करेंगे। जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब जो है इसका नाम था, तो जिसका हेड था मैक्सिमिलियन। जिसका हेड कौन था? मैक्सिमिलियन हेड था इसका। तो यहां पर जो है नए नए क्लब, तो ये पॉजिटिव्स थे इसके, ये पॉजिटिव थे। अब जरा हम बात करेंगे नेगेटिव्स पे कि इस वार के नेगेटिव्स क्या रहे। नेगेटिव जो है वो ये था कि देखिए, मैंने पहले ही दिन आपको बोला था कि जब भी कोई कंट्री लड़ाई लड़ती है, भले ही वो लड़ाई जीत जाए, लेकिन उससे जो है उसकी इकोनॉमी पे काफी फर्क पड़ता है। तो यहां पर भी जब एक और लड़ाई फ्रांस ने लड़ी थी, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फ्रांस का बैंक जो था वो ऑलरेडी जो है खाली पड़ा हुआ था। एक और वार ऐसे में लड़ी उन्होंने जिससे उनकी इकोनॉमी फर्दर डिक्रीज कर गई, फर्दर जो है डाउन हो गई। और जब इकोनॉमी डाउन हो गई तो वहां के प्रोडक्ट्स जो थे
वो उनके प्राइजेस जो है हाई हो गए, काफी हाई हो गए, जो अब कॉमन पीपल अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि वो कोई भी चीज मार्केट से खरीदे। और लोगों ने जो है, लोगों को इस चीज से जो है काफी गुस्सा आ गया, और उन्होंने जो है उस जगह पे अटैक किया जहां पर लुइस 16 जो था उसको बंद रखा गया था, यानी कि जेल में रखा गया था, और उसको जो है उन्होंने मार दिया, वहां पर लुइस 16 को जो है मार दिया था। अब आप कहेंगे कि लुइस 16 को उन्होंने क्यों मारा, जंग तो उनकी ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी। देखिए, वहां पर जो है लड़ाई ऑस्ट्रिया के साथ हुई, लेकिन लोग जो थे वो कहते थे कि इस सब का जिम्मेवार जो है वो है लुइस 16, क्योंकि अगर वो कंस्पायरेसी नहीं करता फ्रांस के खिलाफ, उनके साथ मिलके ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के साथ मिलके वो कंस्पायरेसी नहीं करता, तो हमें जंग नहीं लड़नी पड़ती, और जंग नहीं लड़नी पड़ती तो हमारी इकोनॉमी जो है वो और ज्यादा डाउन नहीं होती और प्राइसेस अप नहीं होते। इसलिए सारे का जिम्मेवार जो है उन्होंने माना इसको, लुइस 16 को, जिसकी वजह से उनने गुस्से में आकर उसको, उन्होंने उस जेल पे हमला किया, अटैक किया जहां पर उसको बंद रखा गया था, और उसको मार दिया, और जिसकी वजह से जो है फ्रांस बिकेम हेडलेस, यानी कि फ्रांस में अब कोई हेड नहीं था, जिसकी वजह से जो है इनको करना पड़ा वहां पर नया इलेक्शन, ताकि उनको फ्रांस का हेड मिले कोई, क्योंकि अगर घर में बड़ा ना हो तो घर में डिसिप्लिन नहीं रहता है। इसी तरीके से जो है, इसी तरीके से जो है अगर फ्रांस में कोई, तो फ्रांस में उस टाइम कोई हेड नहीं था, जिसकी वजह से वहां पर कंपलसरी था कि इलेक्शन हो। तो 1792 में जो है वहां पर इलेक्शन हो जाते हैं। अब इस इलेक्शन में जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले जो है वहां पर वोटिंग राइट्स क्या था, मैं ओके हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है कल होपफुली हम क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में। तो 25 थी, और मुझे लगता है कि 25 ने बोला भी, आवाज का इश्यू आ रहा था, तो यहां पर जो है, लेकिन अब जब ये वहां के हेड के लिए जो है दोबारा से इलेक्शन हुए 1792 में, उस टाइम जो है थोड़ा सा सिस्टम वहां पर चेंज हुआ, क्योंकि ये लड़ाई जो ऑस्ट्रिया के साथ इनकी हुई उसके बाद जो है यहाँ पर सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ। एक तो इन्होंने एज 25 से कम करके लाई 21 तक, और ये मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि हमारे हिंदुस्तान में भले ही आज 18 है, पहले यहाँ पर भी 21 ही जो है एज हुआ करती थी वोटिंग देने के लिए। दूसरा, फिर अब जो है वोटिंग राइट, जैसे पहले कन्फाइंड था कि सिर्फ मैन अबोव 25 years, या फिर those who are paying taxes to the government are eligible to vote, लेकिन अब जो है वो कोई भी क्राइटेरिया यहां पर नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस जो है अब चेंज हो रहा था। दूसरा, फिर जैकोबिन क्लब जो है उसने ये इलेक्शन लड़ा, जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि सब वहां पर बहुत सारे क्लब्स बने, जिसमें से सबसे फेमस क्लब जो था वो बना जैकोबिन क्लब, जिसका हेड था मैक्सिमिलियन, और इलेक्शन में जो है सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो इसी क्लब की रही, इसी पॉलिटिकल पार्टी की रही, जिसकी वजह से फ्रांस का नया हेड जो है वो मैक्सिमिलियन बना। और सितंबर 1792 में जो है फ्रांस बिकेम द रिपब्लिक। पहले जो था ये एक मोनार्कियल स्टेट थी, अब जो है रिपब्लिक। रिपब्लिक एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर लोग अपना हेड चुनते हैं, सिंपल सी बात आप रखिए, उसको हम रिपब्लिक कहते हैं, जहां पर लोग अपने हेड को चुने। जैसे कि हमारा हिंदुस्तान भी एक रिपब्लिक है, क्योंकि यहां पर हमारे पास फुल अथॉरिटी है कि हम अपना पीएम चुने। तो उसी तरीके से वहां पर भी जो है रिपब्लिक, क्योंकि इट वाज ओनली आफ्टर कि लोगों ने वोट किया और उन्होंने जो है जैकोबिन क्लब को जिताया, जैकोबिन पार्टी को
जिताया, जिसका हेड था मैक्सिमिलियन, और मैक्सिमिलियन जो है वहां का हेड बना उस 1790। ये डेट भी आप याद रखेंगे, 1792 में जो है फ्रांस जो है बिकेम रिपब्लिक। इसके पहले जो था वो, इससे पहले जो था वो मोनार्की था, वहां पर मोनार्कियल रूल था। तो यहां पर जो है क्या होता है कि जब मैक्सिमिलियन वहां का हेड बनता है, तो उसने जो है वहां पर भले ही उन्होंने किंग से छुटकारा पा लिया, लेकिन तो ये जो है उसने भी अपनी गवर्नमेंट जो है वहां पर अपने हिसाब से चलाने लगा। वो उसने क्या किया कि उसने, जैसे कोई इंटेलिजेंट है, कोई वीक है, कोई अमीर है, कोई उसने एक लिमिट सैलरी जो है वहां के लोगों की फिक्स कर दी, यानी कि उससे ना ज्यादा ना कम, यानी कि उसने कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं रखी। जैसे कि हम देखिए, हम एग्जाम में अपीयर होते हैं तो कोई बंदा जो है वो 80% मार्क्स लेता है, कोई 60%। तो उसने जो है ये क्राइटेरियाज नहीं रखे, उसने कहा कि जो बिल्कुल एक फिक्स रखा वहां पर, जो हम कह सकते हैं कि एक जस्टिस नहीं था सोसाइटी में, क्योंकि हर किसी का पोटेंशियल डिफरेंट होता है। कोई कोई पोटेंशियली स्ट्रांग होता है, कोई वीक होता है, कोई कुछ भी हो सकता है। तो फिक्स एक चीज रखना जो है वो सही नहीं था। और जो है मीन्स दूसरी एक बात देखिए, अब ब्रिटेन में जो ये सॉरी ये यूरोप में जो है मीट का काफी जो है, ये जो नॉन वेज हम जिसको बोलते हैं, काफी वहां पर क्रेज है, हम कह सकते हैं कि, या फिर हम कह सकते हैं कि वहां की डाइट जो है उस टाइम ज्यादातर वो मीट एंड ब्रेड ही जो है वो यूज करते थे। अब जो है, अब कोई आपकी तरह किलो भी खाता होगा डिनर पे, कोई आधे किलो से गुजारा करता होगा, है कि नहीं? लेकिन उसने वहां पर एक लिमिट इसकी भी फिक्स कर दी कि एक फिक्स लिमिट में जो है आप ब्रेड खरीद सकते हो, यानी कि अगर उसने बोला कि एक घर जो है दिन का सिर्फ एक ही ब्रेड खरीदेगा, भले ही उनको भूख जो है 3 ब्रेड की हो, 4 ब्रेड्स की हो, लेकिन खरीदना उन्होंने एक ही ब्रेड है। मीट 1 kg खरीदना है तो बस वही, भले ही उनकी रिक्वायरमेंट 2 kg हो या 3 kg हो। तो उसने जो है एक फिक्स लिमिट रखी, जो लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आए। उसी तरीके से जो किसानों की फसल थी, उस पे भी जो है उसने रेट फिक्स कर दिया कि आप इतने का जो है ये फसल बेच सकते हैं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो लोगों को जो है उसके बनाए हुए रूल्स पसंद नहीं आए, तो उसने क्या किया, उन्होंने जो है उसके खिलाफ जो है कोर्ट मुकदमे दायर किया, और उसको जो है वहां पर गिल्टी साबित हुए वो ये जो क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमिलियन, जिसकी वजह से जो है उसको भी गिलोटीन जो है, देखिए आप ये वर्ड आप भी सुनेंगे, ये वर्ड ये गिलोटीन है, किया गया। यानी कि एक फांसी का तरीका होता था वहां पर, जो भी कोर्ट में जो है कसूरवार साबित होता उसको गिलोटाइंड किया जाता था। अब ये गिलोटाइंड क्या था, ये भी फांसी होती थी। ये कैसे देते थे, मैं आपको यहाँ पर जरा उसका वो जो है नक्शा सा आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे सिस्टम होता। यहां से ये दिख रहा है आपको कागज, ठीक है, एक यहां से आ गया, ठीक है। यहां पर जो है उसको लेटने का जो है उसको लिटाया जाता था। यहां पर जो है, यहां पर जो है उसको लिटाया जाता था। ये मैं गिलोटाइन का जो है तरीका, फांसी में तो आपने फिल्मों में बड़ा देखा होगा, ऐसे 2 पिलर होते थे, उसके बीच में ये फट्टा सा रखते थे, आप मान के चलिए बेड शेप्ड रखते थे। उसपे जो है इसको लिटाया जाता था बंदे को, जिसको भी गिलोटाइन करना पड़ता था। सर उसका रहता था यहाँ पर, यानी कि जो उसका नेक पोर्शन होता था वो रहता था यहाँ पर, सर यहाँ पर, बॉडी ये।
और ये जो है ये फ्लेक्सिबल होता था। इसको जो है रस्सों से यहां से भी खींचा जाता था और रस्से से यहां से भी खींचा जाता था। सर उसका यहाँ पे होता था, ये पोर्शन जो है उसका नेक का होता और ये बॉडी का होता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस ये जो फ्लेक्सिबल ये कुछ होता था, रस्सी होती थी या क्या होता था, यहाँ पर इसको दोनों तरफ से जो है खींचा जाता था और उसका नेक बिल्कुल प्रेस होता था और उसकी गर्दन जो है वो हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल उसके बॉडी से बिल्कुल अलग हो जाती थी। तो ये जो है गिलोटाइन का जो है गिलोटीन का जो है तरीका होता था। और मैक्सिमिलियन को भी गिलोटीन कर दिया गया क्योंकि वो लोग वहां के उन्होंने बड़े शौक से जो है उसको हेड बनाया था, लेकिन उसका जो तरीका था वो फ्रांस के किंग से भी बिगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसका राज जो है लोगों को पसंद नहीं आया। और उन्होंने जो है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन में वहां की वो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा जुडिशरी। जुडिशरी चूंकि वहां पर थी तो वहां पर जो है लोगों ने उसके खिलाफ जो है मुकदमा दायर किया और उसने जो है कसूरवार साबित हुआ वहां पर ये मैक्सिमिलियन, और उसको जो है फांसी की सजा दी गई। और ये सारा पीरियड, ये जो मैक्सिमिलियन का पीरियड था उसको बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप नोट कीजिए। रेन ऑफ टेरर, जो ये मैक्सिमिलियन का पीरियड रहा वहां पर 92 में, इस सारे पीरियड या फिर हम कह सकते हैं 89 से लेकर 93 तक जो भी पीरियड रहा फ्रांस का, उसको बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। क्योंकि इसमें जो है बहुत ज्यादा लोगों का मैसाकर हुआ, बहुत ज्यादा लोगों को जो है गिलोटाइन कर दिया, बहुत ज्यादा लोगों को जेलों में बंद कर दिया। मींस एक एक जो है इंस्टेबिलिटी थी, फैली हुई थी फ्रांस में। फ्रांस में जो है लोगों को बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था, किसी ना किसी तरीके से जो है उनको सताया जा रहा था। तो इसलिए जो है इसको रेन ऑफ टेरर भी इस एरा को बोलते हैं। सिर्फ एक काम आप याद रखेंगे कि इसने जो है मैक्सिमिलियन ने अच्छा किया था। अब वो क्या काम था वो मैं आपको बताऊंगा। उसने जो ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, आप यहां पे टर्म पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, ये भी जो है आप टर्म थोड़ा माइंड में रखेंगे, इसको एबॉलिश कर दिया। अब ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या था? एक्चुअली मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था कि अमेरिका की 13 कॉलोनीज जो थी वो थी किसके अंडर? ब्रिटेन के अंडर। याद है कुछ आपको कि भूल गया? याद है ना? 13 कॉलोनीज थी ब्रिटेन की वहां पर अमेरिका में। अब क्या होता था कि यहां से जो है वो ब्रिटेन वाले जो है अफ्रीका से लोगों को लेते और वहां पर मजदूरी करवाते थे। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है उन्होंने खत्म कर दिया। ये जो ट्रायंगुलर स्लेव, अफ्रीका से यूरोप, यूरोप से अमेरिका, फिर वहां से वो वापस आते, तो ये ट्रायंगल में चलता था ये स्लेवरी सिस्टम, वो उसने खत्म कर दिया था। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लेबर फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका था, उस सिस्टम को इसने खत्म कर दिया। जिसकी वजह, क्योंकि वो लेबरर जो है अपनी मर्जी से नहीं लिए जाते थे बल्कि उनको जबरदस्ती लिया जाता था। अब देखिए हमारे यहां से भी कितने सारे लोग जो है लद्दाख जाते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं ना जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। तो वहां पर भी अगर अपनी मर्जी से जाते तो हम उसको स्लेवरी नहीं कहते, गुलामी नहीं कहते, लेकिन उनको जो है जबरदस्ती लिया जाता था। वहां पर जो हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों लिया जाता था, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ये कि क्यों लिया जाता था या फिर कैसे लिया जाता था उनको। तो ये सिस्टम जो है उन्होंने खत्म कर दिया था जैकोबिन क्लब वालों ने, या फिर हम कह सकते हैं मैक्सिमिलियन ने जो है ये काम खत्म कर दिया, जो सिर्फ एक अच्छा काम था इसका। अब लास्ट पॉइंट जो है इस चैप्टर का वो है रोल ऑफ वुमेन। अब आप सोचते होंगे कि वुमेन का तो पूरा
कहीं पे रोल दिखा ही नहीं। इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, इतना एक हम कह सकते हैं कि एक नई वे मिली पूरी दुनिया को तो वुमेन का कहीं पे, बट ऐसा नहीं है। वुमेन ने भी जो है बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया, स्पेशली तब जब यहाँ के जेंट्स ने, मेल ने आर्मी ज्वाइन करना शुरू कर दिया तो लोगों वुमेन जो है अपने घरों से बाहर निकलने लगी। तो उन्होंने भी जो है इस रेवोल्यूशन में, या फिर हम कह सकते हैं कि वहां के एस्टैब्लिशमेंट में एक अच्छा रोल प्ले किया। उन्होंने भी जो है बहुत सारे क्लब्स बनाए, पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, या फिर जहां पर और उनमें जो है मैन डिमांड होती थी। अब औरतों को जो पहले राइट्स नहीं दिए जाते थे, कोई उनको जस्टिस नहीं मिलता था, तो वो उन्हीं क्लब्स की डिमांड्स की वजह से जो है वहां की औरतें जो है उनको वो राइट्स मिले, उनको वो जस्टिस मिला। उन्होंने भी अपने क्लब्स बनाए, 60 डिफरेंट क्लब्स बनाए वहां की वुमेन ने, 60 डिफरेंट क्लब्स। और उनमें से जो सबसे फेमस क्लब था वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। जो मोस्ट फेमस वुमेन क्लब था वो ये था, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन क्लब। और इसी क्लब की एजिटेशंस की वजह से, इसी क्लब की डिमांड्स की वजह से जो है वुमेन को वहां पर राइट टू एजुकेशन मिला, राइट टू मैरिज ऑफ दियर चॉइस। देखिए ये बात में यहाँ पर एक और चीज, औरतों को एक और चीज की वजह से जो है उनको सुप्रेस किया जाता था कि उनको ये भी राइट नहीं था कि वो अपनी मर्जी से शादी करें। तो ये भी जो है एक किस्म का इनजस्टिस फैला हुआ था वहां पर सोसाइटी में। जो फिर डिमांड थी द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन क्लब था, उसकी वजह से जो है ये भी डिमांड उनकी पूरी होगी कि उनको एजुकेशन का राइट मिला एंड उनको राइट टू मैरिज ऑफ देयर चॉइस मिला। ठीक है, तो इससे जो है हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। होपफुली कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, और अच्छे से जो है इसके मैन पॉइंट्स जो है तैयार किए होंगे। तो कल जो है मैं इस चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट लूंगा। आप सारे जो है तैयार